हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारा ये जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट स्टेटस ऑफ अपैरल इंडस्ट्री। आज के टाइम में अपैरल इंडस्ट्री का क्या स्टेटस है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, या फिर आप इसको बोल सकते हो अपैरल इंडस्ट्री या फिर गारमेंट इंडस्ट्री। दोनों का मतलब सेम ही होता है। द गारमेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज एन रुपीज़ 1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। जो हमारी भारत का जो गारमेंट उद्योग है वो 1 लाख करोड़ रुपए का उद्योग है। जो हमारी गारमेंट इंडस्ट्री है इंडिया की, उसका जो टर्नओवर है वो 1 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री का टर्नओवर है। ऑलमोस्ट 33% ऑफ इट्स knitwear प्रोडक्शन एंड अबाउट 20% ऑफ इट्स वुवन गारमेंट प्रोडक्शन, बोथ बाय वॉल्यूम। अगर हम बात करें जो हमारे नेटवेयर जो प्रोडक्शन है उसका लगभग 33%, और जो हमारे वुवन प्रोडक्शन गारमेंट है उसका लगभग 20%। दोनों ही मात्रा में ये जो हमारी अपैरल इंडस्ट्री है वो बाज़ार में एंटर कर चुकी है। वुवन जो है वुवन उसमें ये 20% वुवन प्रोडक्शन, और जो हमारा नेटवेयर है उसमें इसने 33% प्रोडक्शन, इसने दोनों ही रूप से मार्केट में एंटर किया हुआ है। ऑल ओवर अबाउट 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ इट्स गारमेंट प्रोडक्शन गोज इनटू एक्सपोर्ट मार्केट, लीविंग 25% फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन। कुछ मिलाकर इसके जो परिधान उत्पादक है, जो इसका जो गारमेंट प्रोडक्शन है उसका लगभग 25% जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट में चला जाता है। जो हमारा गारमेंट उत्पादन है, जो हमारा गारमेंट प्रोडक्शन है, इसका लगभग 25% हमारे एक्सपोर्ट जो मार्केट है उसमें चला जाता है, जिसमें से 75% जो हमारा 75% है वो हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये था कि जो हमारा एक ओवरऑल दिया हुआ है, जो हमारा गारमेंट है, जो हमारा भारत का जो गारमेंट है उसका पूरे एक साल का जो टर्नओवर है वो 1 लाख करोड़ रुपए का है इंडस्ट्री का। इसमें जो इसके नेटवियर है वो बताए हुए 33% उनका प्रोडक्शन होता है, और जो हमारे वुवन गारमेंट है उनका प्रोडक्शन बताया हुआ है 20% का। जो ऑल ओवर जो हमारा अगर हम बात करें, जो हमारे जो गारमेंट प्रोडक्शन है उसका लगभग 25% जो है वो हमारे जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें चला जाता है। लेकिन इसके बजाय जो हमारा 75% है वो छोड़ दिया जाता है हमारे डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए, हमारे घरेलू खपत के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं द इंडस्ट्री कवर ओवर 1 लाख यूनिट एंड एम्प्लॉय अबाउट 3 मिलियन वर्कर, बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन मोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन। इसमें बात करी गई है जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें 1 लाख से अधिक इकाइयों को कवर करता है। जो हमारा जो इंडस्ट्री है वो 1 लाख से अधिक जो यूनिट है उसको कवर करता है, और लगभग 6 मिलियन जो हमारे जो वर्कर है 6 मिलियन वर्कर को इन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही रूप से इन्होंने लगभग समान अनुपात को रोजगार देता है। इक्वल प्रोपोर्शन में इसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हमारे 6 मिलियन वर्कर है उन लोगों को इन्होंने अपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया है, उनको यहाँ पे अपने यहाँ पे रोजगार दिया है। द डायरेक्ट प्रोपोर्शन हेल्प टू सस्टेन द डायरेक्ट प्रोडक्शन सेक्टर इन द शेप ऑफ आइटम एसोसिएटेड with the garment industry production, including sewing, embroidery thread, button, buckles, zipper, metal plate, cardboard sheet, plastic, butterflies and पैकेजिंग मटेरियल। अगर हम बात करें जो हमारा डायरेक्ट भाग है, जो हमारा डायरेक्ट पोर्शन है, उसने सिलाई, कढ़ाई के धागे, बटन, जिपर, धातु की प्लेट, कार्डबोर्ड शीट, प्लास्टिक,
तितलियाँ और पैकिंग जैसे मटेरियल को परिधान उद्योग के उत्पादन से जुड़ी वस्तुओं के आकार में एक डायरेक्ट प्रोडक्शन एरिया को बनाए रखने में मदद करता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये जो गारमेंट इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन है, इसमें हमारे ये जो एरिया आता है हमारा स्विंग का, एम्ब्रॉयडरी का, थ्रेड का, बटन्स का, जिपर का, इन सारे मटेरियल्स को रखने के लिए वो एक इनडायरेक्ट पोर्शन में वो हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द गारमेंट इंडस्ट्री इज रफली 20% ऑफ द टोटल इंडस्ट्री। जो हमारा जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसका संगठित क्षेत्र जो है वो कुल उद्योग का लगभग 20% है। जो हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो हमारा संगठित क्षेत्र है गारमेंट इंडस्ट्री का, जो हमारा गारमेंट इंडस्ट्री का वो कुल कितना है 20% है। जो उसका रफली जो उसका एरिया है वो 20% है। कंसंट्रेटिंग चीफली ऑन एक्सपोर्ट, जो मुख्य रूप से क्या करता है एक्सपोर्ट पर केंद्रित है। These are usually limited companies while the rest are proprietary और पार्टनरशिप कंपनी। ये आमतौर पर सीमित कंपनियां होती है, जबकि जो बाकी की है वो या तो मालिकाना होगी या फिर साझेदारी वाली कंपनी होगी, जिसमें पार्टनरशिप कंपनी होती है, वो ये होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जियोग्राफिकली मेंस गारमेंट आर largely produced in western and southern India, while production of ladies garment predominant in northern India। अगर हम जोग्राफिकली देखें, जोग्राफिकली फॉर्म में अगर हम देखें तो पुरुषों के कपड़ों का जो प्रोडक्शन है वो एक बड़े पैमाने पर ये हमारा वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में, साउथर्न जो हमारा भारत में किया जाता है। लेकिन अगर हम वुमेंस की बात करें, वुमेंस के कपड़ों का जो प्रोडक्शन है वो उत्तर भारत में, जो हमारे नॉर्थ इंडिया है उसमें किया जाता है। ईस्टर्न सेक्शन ऑफ इंडिया स्पेशलाइज्ड इन चिल्ड्रन गारमेंट वेयर इन फैक्ट These took their birth। भारत का जो पूर्वी भाग है, भारत का जो ईस्टर्न सेक्शन है, वो भाग जो है वो बच्चों के कपड़ों के लिए माहिर है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्पेशलाइज्ड जो बनाए जाते हैं वो चिल्ड्रन गारमेंट बनाए जाते हैं, जहाँ वास्तव में इसका जन्म हुआ था। तो इसमें बताया गया है जो हमारे, अगर हम ज्योग्राफिकली देखें, जो हमारे मेंस गारमेंट है वो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस किए जाते हैं साउथर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा। और जो हमारे लेडीज़ गारमेंट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, नॉर्थ इंडिया में। और जो हमारे चिल्ड्रन गारमेंट है उनको सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस किया जाता है, जो स्पेशलाइज्ड किया जाता है, वो किया जाता है ईस्टर्न सेक्शन में। अब हम बात करते हैं फाइबर वाइज की। फाइबर वाइज 80% ऑफ द प्रोडक्शन इज ऑफ कॉटन गारमेंट। अगर हम बात करें फाइबर के उससे, तो जो हमारा प्रोडक्शन का 80% हमारा कॉटन गारमेंट का है, और 15% जो है 15% ऑफ सिंथेटिक्स या फिर स्लैश मिक्स गारमेंट एंड द रेस्ट ऑफ सिल्क एंड वूल गारमेंट। अगर हम बात करें फाइबर के उससे, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो 80% तो है कॉटन गारमेंट का और 15% है सिंथेटिक का, या फिर हम बोल सकते हैं मिक्स जो हमारे जो गारमेंट है होते हैं उनका, और जो बचा हुआ है वो सिल्क और वूल जो गारमेंट होते हैं उनका है। अब हम बात करते हैं कि द इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर ओवर 100 डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट फॉर मैन। जो हमारा जो
इंडस्ट्री होती है वो मेंस, वुमेन और बच्चों के लिए 1000 से अधिक विभिन्न प्रकार के कपड़ों का निर्माण करता है। जो हमारी ये जो हमारी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर है, जो हमारी इंडस्ट्री है, ये 1000 से ज़्यादा, जो आपके 100 से ज़्यादा, ये आप लोगों के जो मेंस, वुमेन्स और आपके जो चिल्ड्रन है, इनके गारमेंट का को ये प्रोड्यूस करता है, उनको मैन्युफैक्चर करता है। दीज इंक्लूड ओवरकोट स्लैश रेनकोट, सूट, रिसेंबल, जैकेट, ड्रेसेस, स्कर्ट, ट्राउजर, शर्ट, ब्लाउजेस, इनर गारमेंट, टी शर्ट, जर्सी, पुलोवर, babies garment as well as accessories like shawl, scarf, handkerchief, gloves and part of garment। अगर हम बात करें, ये जो हमारी इंडस्ट्री है, ये मेल्स, फीमेल और जो चिल्ड्रन है, इनके लिए 100 से भी अधिक विभिन्न प्रकार के कपड़ों का ये क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें हमारा ओवरकोट, हमारा रेनकोट, हमारे सूट, हमारा पहनावा, जैकेट, कपड़े, स्कर्ट, जो हमारी पैंट है, शर्ट, ब्लाउज, टी शर्ट, जर्सी, बच्चों के वस्त्र, इनके साथ साथ ये स्कार्फ, रुमाल, आपके दस्ताने, इन सब सामान, ये सारे जो आपके पार्ट्स ऑफ गारमेंट है, ये सब इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फैब्रिक इंस्टीट्यूट, जो है वो 65 to 70% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, with labor making up a further 50% and the rest go for overhead and manufacturer profit। जो हमारा फैब्रिक जो प्रोडक्शन है, उसकी लागत का 65 से लेके आपका 70% हिस्सा बनाता है। जो हमारा जो फैब्रिक जो प्रोडक्शन है, उसकी जो लागत का 65 से 70% जो है वो हिस्सा जो है वो बनाता है। प्रोडक्शन जो है ये बनाता है, प्रोडक्शन विद लेबर। फैब्रिक कॉन्स्टिट्यूट 65 to 70% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद लेबर मेकिंग up a further 15% and the rest go for overhead and manufacturer profit। मतलब ये जो हमारा फैब्रिक जो प्रोडक्शन है, इसकी लागत का 65 से लेके 70% तक का हिस्सा जो है ये बनाता है, जिसमें जो वर्कर है, जो हमारी लेबर है, उनका 15% होता है, और बाकी का जो हमारा बचा हुआ है वो ओवरहेड का, और जो हमारे जो निर्माता होते हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनके लाभ के लिए छोड़ दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक रिटेल ट्रेड इन इंडिया, जो हमारे रिटेल ट्रेड है, जो हमारी शॉप्स वगैरह होती है इंडिया में, उनका क्या ट्रेड है। रिटेल ट्रेड इन इंडिया इज स्प्रेड ओवर डिपार्टमेंटल स्टोर, हाइपर मार्केट स्लैश डिस्काउंट स्टोर एंड स्पेशलिटी स्टोर। जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर है, जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए, हमारे हाइपर मार्केट हो गई, हमारे डिस्काउंट स्टोर हो गए, और हमारे स्पेशलिटी स्टोर में ये फैला हुआ है। जो हमारा रिटेल ट्रेंड है, रिटेल ट्रेंड आपका इंडिया में सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड है वो डिपार्टमेंटल स्टोर में, हाइपर मार्केट में और डिस्काउंट स्टोर में और स्पेशलिटी स्टोर में, इन सब में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। अ नंबर ऑफ शॉपिंग मॉल हैव स्प्रंग अप ऑल ओवर द कंट्री। मतलब जो आपका ये जो पूरे देश में, खासकर जो आपके महानगर है, जो आप लोगों के जो बड़े बड़े जो शहर होते हैं, उनमें कई शॉपिंग मॉल खुल गए हैं। अगर हम बात करें, अ नंबर ऑफ शॉपिंग मॉल हैव स्प्रंग अप ऑल ओवर द कंट्री, मतलब आपके जो बड़े बड़ी जो कंट्री होती है, उसमें आपके बहुत सारे नंबर ऑफ शॉपिंग मॉल जो है वो खुले हुए हैं, स्पेशली इन द मेट्रो, जैसे कि आपकी जो मेट्रो है, स्पेशली उन जगहों पर। ड्यू टू दिस लैंड पीसेस हैव
स्पिलेटेड। इससे जो ज़मीन की जो कीमतें हैं उनमें उछाल आ जाता है। मतलब जहाँ पे भी ये मॉल्स वगैरह खुलते हैं वहाँ पे जो ज़मीन वगैरह होती है, जो हमारी लैंड वगैरह होती है, उनके प्राइसेस क्या होते हैं, वो हाई हो जाते हैं। अटेंशन नाउ शिफ्ट टू बी क्लासेस, सी क्लासेस सिटी एंड द रूरल एरिया। अब क्या चीज़ है, अब हमें ध्यान देना पड़ता है जो बी क्लासेस है और जो सी क्लासेस के जो शहर है और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, जो हमारे रूरल एरिया है, उनकी ओर हमें और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हैव राइज्ड इनकम। जो हमारे जो इनकम लिबरलाइजेशन है उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी ने क्या किया है, उसकी इनकम को राइज किया है, बढ़ाया है। इनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योर रिजल्टिंग इन अ स्टीप राइज इन फैमिली इनकम एंड मेकिंग अवेलेबल इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम इन दियर हैंड। यहाँ पे क्या बात करी गई है, यहाँ पे बोला गया है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनको और ज़्यादा इनकरेज किया गया है। किसके लिए? जिससे वो लोग काम कर सके, उनको इस चीज़ के लिए इनकरेज किया गया है। जिसका रिजल्ट क्या आया है कि उनकी जो फैमिली इनकम है उसमें भी वृद्धि हुई है, उस वो भी बढ़ी है, इंक्रीज़ हुई है उनकी फैमिली इनकम भी। और जो उनके हाथ है, उनके हाथ में भी एक डिस्पोजेबल इनकम जो है उसमें भी एक बढ़ोतरी हुई है। ये बोल सकते हो कि इनकी जो इनकम है, जो डिस्पोजेबल इनकम है, वो भी बढ़ा है। दिस हैज़ हेल्प टू इंक्रीज परचेज ऑफ गारमेंट। इससे क्या होता है, इससे जो आपके कपड़े खरीदने की जो कपड़े जो खरीदते हैं उसमें भी एक बढ़ोतरी हुई है, वो भी बढ़ा है। बट हैज़ लिमिटेड दिस परचेज ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन ऑन अकाउंट ऑफ अनरीजनेबल वेदर। This has helped to increase purchase of garment but has limited this purchase due to rise in price of food grain on account of unreasonable weather। इसमें बोला गया है कि इसमें कपड़ों की जो खरीद है, जो परचेज करते हैं, वो बढ़ा है, उसे बढ़ने में एक मदद मिली है, हेल्प हुई है। लेकिन जो बेमौसम, जो अनसीजनल जो वेदर के कारण जो फूड ग्रेन की जो कीमत बढ़ रही है, उसके कारण क्या हुआ है, जो हमारा गारमेंट जो हम परचेज करते थे उसको लिमिट कर दिया गया। उसमें क्या हुआ, उसमें लिमिटेशन आ गई। द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म हैज़ परकोलेटेड डाउन टू रूरल एरिया coupled with the spread of education। इसमें बोला गया है कि जो हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो हमारी इकोनॉमिक में जो सुधार आया है वो किसके कारण आया है? शिक्षा के प्रसार के कारण। उसके साथ साथ क्या हुआ है, जो शिक्षा जो फैली हुई, जो हमारा जो एजुकेशन का जो लेवल फैला हुआ है, जो स्प्रेड बढ़ा है, उसके कारण क्या है, हमारी जो आर्थिक, जो हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है, जो रिफॉर्म है, उसमें एक सुधार आया है। जिसके कारण क्या हुआ है, जिसके साथ साथ क्या चीज़ हुई है, जो हमारे जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया तक भी ये चीज़ पहुंची है। जो हमारे ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ तक भी क्या हुआ है, ये चीज़ पहुंच पाई है। किसके कारण? हमारे एजुकेशन लेवल में जब बढ़ा, मतलब जब हमारा एजुकेशन लेवल बढ़ा तो उससे क्या हुआ, ये चीज़ हमारे ग्रामीण तक भी पहुंच पाई है। जो हमारे एपरल इंडस्ट्री है उसके बारे में ग्रामीण के जो लोग हैं वो भी इसको जानने लगे हैं। उसके बाद बात करते हैं, इन फैक्ट सम ऑफ रूरल एरिया enjoy a lifestyle comparable to or even better than that enjoy by urban folk। इसमें बोला गया है कि अगर हम वास्तव में ये चीज़ देखें कि जो कुछ ग्रामीण जो क्षेत्र है, जो हमारे कुछ जो रूरल एरिया है, उसमें शहर के जो हमारे जो अर्बन के जो लोग हैं, जो अर्बन अब जो हमारे अर्बन के जो फोक है, जो अर्बन के मतलब जो हमारे शहरी जो लोग हैं, उनकी तुलना में जो हमारे जो ग्रामीण जो लोग हैं, जो हमारे गांव के जो रहने वाले हैं, वो एक बेहतर, एक अच्छी ज़िंदगी
व्यतीत कर रहे हैं, मतलब एक अच्छी लाइफ स्टाइल वो जी रहे एज कम्पेयर टू किसके, हमारे जो अर्बन के जो लोग हैं उनके कंपैरिजन। उसके बाद बात करते हैं फॉर द लास्ट सेवरल ईयर 9 to 10% of the disposable income goes into the purchase of garment and textile in term like house finishing, draper, tapestry and the like। इसमें बोला गया है कि पिछले कई वर्षों से, लास्ट सेवरल ईयर, बहुत सारे सालों पहले, जो हमारे डिस्पोजेबल इनकम है उसका 9 से लेके 10% तक घर, जो 9 से लेके 10% तक का क्या हो रहा है, ये हमारा घर परिष्करण इसको बोल सकते हैं, जो हमारा हाउस फिनिशिंग के लिए या फिर हमारा ड्रेपर के लिए या फिर टेपेस्ट्री के लिए और इसी तरह की वस्तुओं में, मतलब जो मटेरियल है, इसी तरह के जो मटेरियल है उनमें कपड़ों और वस्त्रों की खरीद में चल रहा है, जिसको हम खरीदते हैं, जो हमारे हाउस फर्निशिंग के लिए या फिर हम ड्रेपर के लिए या फिर हम टेपेस्ट्री के लिए 9 से 10% जो हम अपनी इनकम है वो इन्हीं सब चीज़ों में खर्च करते हैं। जो हमारे गारमेंट और टेक्सटाइल की जो चीज़ है उन्हीं में अपने 9 से 10% जो हमारी इनकम है वो इन्हीं चीज़ों में हम अपना लगाते हैं। उसके बाद ये बात करता है एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट एंड एसेसरी फ्रॉम इंडिया आर रूटेड टू ऑल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इसमें बात करी है जो भारत में जो गारमेंट और एसेसरी का जो एक्सपोर्ट है वो दुनिया के हर कोने में किया जाता है। जो आपके गारमेंट और एसेसरी जो एक्सपोर्ट, जो बाहर जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो दुनिया के हर कोने में किया जाता है। हाउएवर द यूएसए, ईयू एंड कनाडा टुगेदर अकाउंट फॉर 70% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट। यहाँ पे बात करी गई है हालांकि जो हमारा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूरोप है, यूरोपीय जो संघ है यूएसए, और हमारा जो कनाडा है, ये एक साथ वर्ल्ड एक्सपोर्ट का ये 70% हिस्सा है। आपके जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ईयू और कनाडा जो है ये वर्ल्ड एक्सपोर्ट के 70% हिस्से में, शेयर में। मार्केट इन एशिया, अफ्रीका, ईस्ट यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कंट्रीज इन द पैसिफिक ओशियन अकाउंट फॉर द रेस्ट। अगर मैं बात करूं बाकी की, जो आपकी एशिया हो गई, आपका अफ्रीका हो गया, आपका जो ईस्ट यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, और बाकी के जो प्रशांत महासागर के जो देश के जो बाजार है वो सब इसमें आते हैं। अब हम बात करते हैं ये सारे किस चीज़ में इंक्लूड है। ये सारे आपके एक्सपोर्ट, गारमेंट का जो एक्सपोर्ट करने का जो व्यापार है, जो मर्चेंडाइजिंग है, ये सारी चीज़ आपकी इस चीज़ में इंक्लूड है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की कि इमीडिएटली आफ्टर द सेंसेशन ऑफ ACT एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इन दिसंबर 2004 में ATC एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग की एक संपत्ति के तुरंत बाद लिमिटिंग एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल एंड गारमेंट फ्रॉम इंडिया। भारत से जो हमारे टेक्सटाइल है और जो हमारे गारमेंट है इनके जो एक्सपोर्ट है उसको लिमिट करते हुए, इसको क्या कर देता था, लिमिट कर दिया गया था। देयर वॉज अ 25% इन एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट इन द फ्लोइंग ईयर। इसमें क्या चीज़ कर दी गई थी, अगर हम बात करें इमिडिएटली आफ्टर द सेंसेशन ऑफ ATC एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इन दिसंबर 2004 limiting export of textile and garment from India, there was a 25% in
एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट इन द फ्लोइंग ईयर। इसमें बोला गया है दिसंबर 2004 में ATC जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल और क्लोथिंग में, उसकी समाप्ति, उसके ख़त्म होने के बाद तुरंत ही बाद क्या किया गया था, जो भारत में जो टेक्सटाइल और गारमेंट का जो एक्सपोर्ट हो रहा था उसको सीमित कर दिया गया था, उसको लिमिटेड कर दिया गया था। अगले उसको क्या करता लिमिटेड कर दिया गया था। अगले जो कुछ ईयर बाद जो आपके गारमेंट का जो एक्सपोर्ट है उसमें 25% की वृद्धि हुई थी। अगले कुछ साल बाद उसमें क्या हुआ था, 25% की कुछ वृद्धि हुई थी, कुछ इंक्रीजमेंट हुई थी। उसके बाद ये बात कर रहा है दिस हैज सिंस सोल्ड डाउन टू अराउंड 10%। दिस हैज सिंस स्लोड डाउन टू अराउंड 10%। इसका मतलब है यह तब से लगभग 10% तक धीमा हो गया है। मतलब जब आपका ATC जो एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में 2004 में, जब इसकी समाप्ति के बाद इसको तुरंत बंद कर दिया गया था, तो जो हमारा टेक्सटाइल है और जो हमारा गारमेंट है उसका जो एक्सपोर्ट है वो लिमिटेड हो गया था। और कुछ साल बाद जो इसका एक्सपोर्ट है उसमें सिर्फ 25% ही इंक्रीजमेंट हुआ था। तब से अब तक जो इसकी जो गति है, जो मूवमेंट है, वो सिर्फ 10% ही, मतलब वो 10% की जो गति है उसी के हिसाब से वो चल रहा है। जो उसका जो रोटेट होने का है वो सिर्फ 10% हुआ है। अ नंबर ऑफ सप्लाइंग कंट्री फ्रॉम एशिया हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस, notably Bangladesh, Vietnam, Sri Lanka, Cambodia and Pakistan, resulting in cutthroat competition in the supply of popular variety, helping to bring down prices। इसमें बोला गया है जो हमारी एशिया से कई जो आपूर्ति करने वाले जो देश अस्तित्व में आए हैं, जो एशिया के जो कई सारे जो हमारे जो देश है जो वो अस्तित्व में आए, उनमें विशेष रूप से कौन कौन से थे, हमारा बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया और पाकिस्तान, ये सारे हमारे देश थे, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों को कम करने में मदद करने वाले लोकप्रिय किस्मों की आपूर्ति में गलाकट प्रतिष्ठा हुई है। अगर मैं बात करूं कि जो इसकी सप्लाई है, जो इसकी पॉपुलैरिटी है, उसमें क्या हुआ है, एक जो उसका प्राइस था वो कम होना स्टार्ट हो गया है। इंडिया हैज़ हैड टू अडॉप्ट इनोवेशन प्रैक्टिस by upgrading the quality of product in order to sustain her market share in the world community। इसमें बोला गया है जो भारत का जो विश्व समुदाय है, जो हमारा कहाँ पे हम इसमें बोला गया है कि इंडिया has had to adopt innovative practice by upgrading the quality of product in order to sustain her market share in the world community। इसमें बोला गया है वर्ल्ड कम्युनिटी मतलब जो भारत को जो वर्ल्ड कम्युनिटी में अपने जो उसकी मार्केट का जो शेयर था उसको बनाए रखने के लिए जो उसका प्रोडक्शन की जो क्वालिटी थी, जो उसकी प्रोडक्शन की जो क्वालिटी थी उसको उन्नत करके उसको नवीन प्रथाओं को अपनाना पड़ा। उसको मतलब क्या चीज़ करनी पड़ी, उसको एडॉप्ट करनी पड़ी, जो नई नई इनोवेटिव जो प्रैक्टिस थी उसको उससे अपने आप को बदलना पड़ा।
अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा अच्छी दिखाने के लिए उसने क्या किया, उसने जो भी नई नई आपकी इनोवेटिव जो प्रैक्टिस थी उसने उस चीज़ को अपनाया, उसको एडोप्ट किया। उसके बाद हम बात करते हैं हर मार्केट शेयर इन द वर्ल्ड कम्युनिटी। इन एशियन टाइम appreciation of the Indian rupee, US dollar and the downslide in US economy has had a restoration effect on garment export from India। अगर हम बात करें इन इंडिया, but the country is now coming to terms with the development। इसमें बात करी गई है कि हाल के वर्षों में जो भारतीय रुपया जो बेनाम यूएस डॉलर की जो सराहना है और जो अमेरिका अर्थव्यवस्था है उसमें गिरावट का भारत में परिधान जो एक्सपोर्ट जो गारमेंट एक्सपोर्ट का एक निरोधक प्रभाव पड़ा है। इसमें बोला गया है कि जो हमारा इंडियन जो रुपया है, इंडियन जो रुपये की यहाँ पे बात करी गई है, इंडियन रुपया जो है हमारा बेनाम यूएस डॉलर, इंडियन रुपया वाइसिस जो हमारा यूएस डॉलर है उसकी सराहना और अमेरिका अर्थव्यवस्था जो हमारी यूएस की जो इकोनॉमी है उसमें गिरावट हुई है, उसमें डाउन स्लाइड हुआ है, उसमें एक गिरावट हुई है। गिरावट का भारत से जो हमारा जो गारमेंट जो एक्सपोर्ट है उस पर एक निरोधक प्रभाव पड़ा है, उस पर क्या पड़ा है, हमारा एक निरोधक प्रभाव पड़ा है, उस पर हमारा इफेक्ट पड़ा है, रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट पड़ा है हमारे किस पे, गारमेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया से। बट द इंडस्ट्री इज नाउ कमिंग टू टर्म विद द डेवलपमेंट। लेकिन अब क्या चीज़ है, लेकिन अब जो हमारी इंडस्ट्री है अब वो विकास की ओर बढ़ रही है। एज लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री the activity in production and marketing has now shifted to Asia, with India and China being leading supplier as well as market for garment। अब इसमें क्या चीज़ हुई है कि इसने शिफ्ट किस में कर दिया है, एशिया विद इंडिया के साथ में। तो ये था आप लोगों का। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो अपैरल इंडस्ट्री है उसकी मार्केट में क्या जगह है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडियंस गारमेंट स्लैश अपैरल मार्केट साइज। भारत में जो हमारा जो गारमेंट है और जो अपैरल है उसका मार्केट में क्या साइज़ है, क्या आकार है। तो टुडे इंडिया इज़ ब्लूमिंग विथ फैशन एंड लाइफ स्टाइल with the organized retail trade growing at a rate of 30% per annum। आज अगर हम बात करें, आज भारत जो है वो फैशन और लाइफस्टाइल के साथ एक पूरी तरीके से ग्लोइंग स्टेज पे है, एक पूरी तरीके से ग्लोइंग रेट पे है, फल फूल रहा है आप बोल सकते हो। और इसका जो एक संगठित जो खुदरा व्यापार है, इसका जो एक ऑर्गेनाइज ट्रेड है, रिटेल ट्रेड है, वो 30% पर एनम प्रति वर्ष जो है वो बढ़ता जाता है। इंडिया में, भारत में जो फैशन और लाइफस्टाइल जो है आज भारत में जो फैशन और लाइफस्टाइल है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत ही तेज़ी से ये बढ़ रहा है। इसमें जो हमारा ऑर्गेनाइज रिटेल ट्रेड है उसका 30% हर वर्ष पर एनम प्रति वर्ष क्या हो रहा है, उसमें हम मतलब एक एक स्टेप करके वो बढ़ने लग रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं द इंडियन अपैरल और इंडियन गारमेंट इंडस्ट्री इज पैक्ड एट मोर देन 90,000 करोड़ विथ नियरली 30% ग्रोथ पर एनम। अगर हम बात करें कि जो हमारा भारत, जो हमारा इंडियन अपैरल और हमारा अपैरल गारमेंट इंडस्ट्री जो है ये प्रति वर्ष लगभग 13% की वृद्धि के साथ 90,000 करोड़ से अधिक का की जो इनकी
जो इनका जो ग्रोथ है वो लगभग कितना आ रहा है, वो 13% का इंक्रीजमेंट के साथ साथ 90,000 करोड़ से अधिक ये आंकी गई है। द मेंस गारमेंट और क्लोथिंग सेगमेंट constitute nearly 45% of the total apparel garment and growing at a constant rate each year. इसमें क्या बोला है, द मेंस गारमेंट और क्लोथिंग सेगमेंट constitute nearly 45% of total apparel market and growing at constant rate each year. इसमें बोला गया है जो मेंस का जो गारमेंट है और हमारा जो इसमें बोला गया है जो मेंस के जो गारमेंट है और जो क्लोथिंग सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूट है वो कितना है, कॉन्स्टिट्यूट जो है ये जो कपड़ों का जो खंड है वो कुल परिधान बाजार का लगभग 45% है और हर साल ये एक स्थिर दर से बढ़ता जाता है। मतलब एक कांस्टेंट बोल सकते हो आप, एक कांस्टेंट यूनिट से ये क्या करता है, हर साल ये बढ़ता चला जाता है। दस द शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज ब्रांडेड segment in men's wear is fast increasing in the इंडियन अपैरल मार्केट। हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा इंडियन अपैरल जो मार्केट है वो मेंस के जो गारमेंट है उसमें वो एक ऑर्गेनाइज ब्रांडेड सेगमेंट है। मतलब एक उसमें क्या मिलता है हम लोगों को, एक ऑर्गेनाइज ब्रांडेड गारमेंट की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा जो है ये हमें मेंस गारमेंट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। मतलब इसका पूरा मतलब यही है कि जो हमारा आज के टाइम में इंडिया में फैशन और जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें जो हमारा ऑर्गेनाइज रिटेल जो ट्रेड है वो 30% डेली, मतलब 30% पर एनम प्रति वर्ष ये तेज़ी से बढ़ रहा है। जिसमें हमारा जो इंडियन अपैरल है और हमारा जो हमारा इंडियन अपैरल है और हमारा इंडियन गारमेंट इंडस्ट्री है वो 30% पर एनम की स्पीड से क्या हो रहा है, वो स्पीड के साथ साथ वो 90,000 करोड़ से भी अधिक वो क्या जा रही है, उसको आंका जा रहा है, उसको गिना जा रहा है। जिसमें मेंस के जो गारमेंट है वो क्लोथिंग सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूट में 45%, उसमें क्या कर रहा है ये 45% की लागत से ये बाजार में बढ़ रहा है और हर साल एक कांस्टेंट यूनिट के साथ ये बढ़ रहा है। जो हमारा इंडियन गारमेंट है वो उसने क्या किया हुआ, उसने जो मार्केट में सबसे ज़्यादा हम लोगों को ब्रांडेड जो गारमेंट दिखाई देते हैं वो मेंस के दिखते हैं सबसे ज़्यादा। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट शेयर। डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट शेयर क्या होता है हमारा अपैरल इंडस्ट्री में। इंडियन गारमेंट सेक्टर हाई एक्सपोर्ट रेवेन्यू, इट हैज़ विटनेस्ड substantial profit accruing to retailer and Indian manufacturer are reflected in garment worker wages. In 2004, Asian trend in the garment industry has to the tune of 138 billion US dollar. In Bangalore itself, there are large retail chains from the US and Europe like GAP, Walmart, Tommy Hilfiger, and J.C. Penney have outsourced dollar to large factory to the tune of 269.6 million US dollar in 2005. In 2006, Indian textile industry including garment contributed 40% to industrial production, 4% to GDP and 17% to export revenue, which directly employ 35 million people including women and backward classes. Apparel export totaled rupees 50,479 crore in 2009 से लेके 2010 compared to rupees 50,293 crore in 2008 से लेके 2009.
but in dollar term, all month of 2009 and 2010 except July, August and November showed a painful downslide. हम बोल सकते, इसका मतलब है कि जो हमारा इंडियन गारमेंट सेक्टर है उसने अर्न किया है एक हाई एक्सपोर्ट रेवेन्यू को, और जो हमारा इंडियन, हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा इंडियन, आप लोग कह सकते हो 2004 में जो हमारे गारमेंट इंडस्ट्री है उसमें एशिया ट्रेड ने 138 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। जो हमारा जो एशियन ट्रेड है वो 138 बिलियन अमेरिका डॉलर का था उस टाइम पे, जो उसका एक्सपोर्ट है। और बेंगलोर में ही अमेरिका और यूरोप से बड़ी रिटेल चेन स्टार्ट हुई थी, जैसे कि GAP, वॉलमार्ट, टॉमी हिल हिलफियर फिगर जैसी, जो ये दिया हुआ है हमारा GAP, वॉलमार्ट, टॉमी हिलफिगर एंड JC पेनी, इन सब ने 2005 में 269.6 बिलियन अमेरिका डॉलर के बड़े जो फैक्ट्री के ऑर्डर को आउटसोर्स किया था। 2006 में इंडिया ने जो गारमेंट इंडस्ट्री थी उसमें आते हैं हमारे गारमेंट ने जो हमारा इसमें गारमेंट आते, इसने कंट्रीब्यूट किया था 40% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, 4% हमारा GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, एंड 17% इसने किया था हमारा एक्सपोर्ट रिवेन्यू में, जिसने विच डायरेक्टली एम्प्लॉय 35 मिलियन पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड बैकवर्ड क्लासेस। जिसने क्या काम किया था, इसने डायरेक्टली एम्प्लॉय किया था 35 मिलियन लोगों को, जिसमें वुमेन भी आती है और जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस आती है उनको भी। इसने इन सबको अपने यहाँ पे क्या किया था, रोजगार दी थी। उसके बाद अपैरल एक्सपोर्ट टोटल रुपीस जो है वो 5479 करोड़ इन 2009 से लेके 2010। इसका मतलब है कि 2008 से 2009 में 50,293 करोड़ रुपए की तुलना में 2009 से लेके 2010 में जो हमारा गारमेंट एक्सपोर्ट था वो कुछ 50,479 करोड़ रुपए का रहा। लेकिन डॉलर के अगर हम लिहाज से देखें तो जुलाई, अगस्त और नवंबर को छोड़कर 2009 और 2010 के जितने भी मंथ थे वो सारे हमारे लिए पेनफुल रहे, पेनफुल डाउनस्लाइड, आप बोल सकते हो एक दर्दनाक गिरावट के जैसे रहे। तो ये था हमारा कि जो एक गारमेंट इंडस्ट्री का क्या स्टेटस है हमारे इंडिया में। ये उसके कुछ टेक्निकल वर्ड है कि ये इतना परसेंट उसने इतने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, इतना परसेंट उसने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया। जैसे आप लोग देख सकते हो ये जो आपको फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है, पाई चार्ट, इसमें आपको दिखाया हुआ है एक्सपोर्ट फैब्रिक मिक्स कितना कहाँ कहाँ पर है। हमारे यहाँ पे ये जो कॉटन अगर आप देख रहे हो ये 80% दिखाया गया है, सिंथेटिक आपका 14% दिखाया गया हुआ है, आपका सिल्क का 4% दिखाया गया हुआ है, और आपका जो वुलन है ये आपका दिखाया गया है 2%। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है, सबसे ज़्यादा कॉटन के आपको फैब्रिक देखने के लिए मिलते हैं। तो ये यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर के जो ये यूनिट का पॉइंट है ये ख़त्म होता है कि प्रेजेंट स्टेटस, जो आपका स्टेटस है एक अपैरल इंडस्ट्री का स्टेटस क्या है इंडिया में, ये उसके बारे में था कि कितना ज़्यादा उसने अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में अपना कितना इनकम दी हुई है, कितना उसने एक नेटवेयर में कितनी उसकी फैक्ट्री वगैरह प्रोड्यूस होती है, इस तरीके से। इसके बाद हम बात करेंगे स्लॉट के बारे में कि एक
जो आपकी अपैरल इंडस्ट्री होती है उसकी स्लोट क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, उसकी वीकनेस क्या होती है, उसकी थ्रेट क्या होती है, वो क्या क्या अपॉर्चुनिटी हम लोगों को प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे हम वो इसके ऊपर होगा। थैंक यू।